अंतिम 3 जल विभाजक क्षेत्रों से जो 4 लिखा गया उसमें से अंतिम 3 जल विभाजक क्षेत्रों से जल विभाजक सब जल विभाजक मतलब एक तो आपका ये हो जाता है हिमालय, एक जल विभाजक आपका कुछ ऐसे आता है भारत में, ठीक है। ये हिमालय का आकर इधर था ऐसे अरावली वाला, ये आकर मैकाल का होते हुए ये आपका पश्चिमी घाट पूरा जाता है। तो नदियां जो निकलते इधर चली जाएंगी, कुछ नदियां निकलते हुए इधर चली जाएंगी, और ये पहाड़ में जो तीनों पहाड़ से नदियां सब मिलती हैं, और कुछ छोटी छोटी नदियां इधर गिर जाती हैं। ये जल विभाजक क्षेत्र होता है, मतलब जल को अलग करने वाला क्षेत्र है ना। हिमालय से नदियां निकलती हैं, कुछ नदियां हिमालय के उत्पन्न होने से पहले नदियां होती हैं जिनको पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। कुछ नदी होती है कि हिमालय के निकलने के बाद आई, उसको बाद अलग नाम कहते हैं। कुछ नदियां जो होती हैं, हालांकि ये आपको उतना जरूरी नहीं है कि नदियों का अपवाद प्रकार समझाएं, तो कभी एग्जाम में इतना नहीं रहा कि अपवाद प्रकार आपसे पूछे। जनरल टाइप कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, एका दुका नदियों को छोड़ के जो फेमस में लिखा देगा, जैसे नर्मदा पूछ लेता है और हिमालय से निकलने वाली नदियों को पूछ लेता है, इतना पूछता है। जो हिमालय जो नदियाँ निकलती है, अधिकांश नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाद होती हैं। पूर्ववर्ती अपवाद मतलब हिमालय उठता गया, नदी बहती गई, और तो गहरी खाई का निर्माण होता है, गाढ़ गुड़ बनाती है। ऐसे हिमालय उठता गया, नदी काटती गई। पूर्ववर्ती जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, ये सब नदियां पूर्ववर्ती अपवाह के प्रकार हैं। पूर्ववर्ती अपवाह मतलब कि इन नदियों का अस्तित्व उस हिमालय के भी पहले था, और नदी बहती गई, पर्वत उठता गया, नदी ग्रोथ उसको काटता था, और हिमालय उठता था, काटता था, हिमालय उठता था। तो वहाँ गहरे गार्ज का निर्माण होता है, खाई का निर्माण हो जाता है, और बगल से नदी अपने प्रवाहित होती है। और कुछ नदियाँ हिमालय के बाद निकलती हैं, हिमालय से किनारे से निकलती हैं, हिमालय क्रॉस नहीं करती। 3 नदियाँ फेमस है, पूरे हिमालय क्रॉस करती हैं। ब्रह्मपुत्रा है आपका, सिंधु नदी तंत्र है, और गंगा है, ये पूरे हिमालय क्रॉस करती है। बाकी नदियाँ कोई शिवालिक से निकल रही है, तो कोई मध्य से निकल रही है, पूरे हिमालय नहीं क्रॉस करती है, ठीक है। ये पूर्ववर्ती नदी का अपवाद तंत्र का एक एग्जाम्पल है आपके पास। तो जो जल विभाजक होता है, यही सामान्य जल विभाजक अगर पढ़े तो यही मिलता है आपको। हिमालय 1, अरावली 2, पश्चिम घाट 3, महादेव मैकाल का ये चीज और नीचे आ जाएगा बनाया, ये चीज आ जाएगा, यही जल विभाजक है, ठीक है। तो पहले को छोड़ के जो तीनों जल विभाजक क्षेत्र है आखिरी, उसको लिखना है ना, क्या लिखे? जल विभाजक क्षेत्र से निकलने वाली नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहलाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहलाती हैं। एक चीज कभी आप लोग देखकर दिखाने में तो बहुत हो जाएगा। हिमालयी नदियां सुन लीजिए, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां बेसिक अंतर होता है। किसी को पता है? नाम के टॉपिक का ग्रंथ बताए। हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, एक रहता है हिमालयी नदियां, दूसरा आता है प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। दोनों बेसिक अंतर है। अच्छा, प्रायद्वीपीय, अच्छा, ठीक, एक अंतर हुआ। और गहरे गर्त, हाँ, अच्छा, अच्छा, हाँ, क्यों क्यों ऐसा क्यों बताइए, सही बताइए, ऐसा क्यों? भूगोल का विद्यार्थी बताए। अच्छा, यही कारण है, और भूगोल बताएगा।
राहुल क्या बता रही हैं? विद्यार्थी हो भूगोल के? क्यों नहीं पढ़े? तो पढ़े होते इधर। हाँ, पॉकेट साइंस के हैं। सही अंतर सही बताइए काफी। एक तो सदावाहिनी नदियां होती है हिमालय निकल, क्यों? क्योंकि एक तो ये बारिश से भी वो जल प्राप्त करती है, दूसरा हिम के पिघलने से भी। और प्रायद्वीपीय नदियां सीजनल टाइप की होती हैं, मतलब ये बरसात के समय तो धुआंधार प्रवाह लेके चलती हैं, बाकी बरसात से बाद समय में इनका पानी बहुत कम जाता है। यानी सदावाहिनी सूखती तो नहीं नदी है, सब आपका है गोदावरी है, कावेरी है, सूखती तो नहीं कि पानी बहुत कम रहता है, ठीक है। और दूसरी बात, सही बात है, ये नदियां जो हिमालयी नदियां होती हैं वो काफ़ी गहरे खड्डों में निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उत्तरी पार्ट है भारत का अभी युवा अवस्था हुआ है, लेकिन जो दक्षिणी पार्ट है नहीं कहते कि कोई आप लोग हैं नव युवा है, आपके दादा दादा बुजुर्ग हैं तो साउथ के पठार टाइप के हैं, तो वहाँ पे नदियाँ बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं आती। दूसरा तीसरा इन्होंने बताया कि जलप्रपात मिलते हैं साउथ में, ये भी बात सही है। क्यों मिलते हैं ये भी सही इन्होंने बताया कि साउथ का जो पठार है, जो नदियाँ निकलती है प्राकृतिक पठार से, वो कठोर चट्टानों से होकर निकलती है, तो नदियाँ उछलती हुई चलती है। नदियों में हिम्मत नहीं आता कि चट्टानों काट दें, लेकिन हिमालय से निकलने नदियाँ मुलायम पार्ट से होकर बहती है, इसलिए वो काट देती है। एक और अंतर है, हिमालयी नदियाँ जो कि नव परिवहन योग्य है, लेकिन साउथ की नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? साउथ की क्यों परिवहन योग्य नहीं है? क्योंकि ये पठारी क्षेत्र से बहती है और कई छोटे मोटे जलप्रपात से होकर गुजरती हैं, उससे आप परिवहन कर सकते हो। जहाज जा रही है, प्राय एक उतर गई 50 मीटर का, अब लेके मालिक कूद गई जहाज, खत्म काम। उसके लिए प्लेन चाहिए ना, तो वो भी एक व्यवस्था विशेषता है, ठीक है। और हिमालयी क्षेत्र की जो नदियाँ होती हैं अपने जीवन चक्र को फॉलो करती हैं, यानी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। जो ज्योग्राफी जो पढ़े हुए जानते होंगे, डेविस का सिद्धांत है कि नदी जैसे आदमी अपने एक एज क्रम होता है, उसका पहले जवान होता है, यूथ होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर बुजुर्ग होता है, वैसी नदियाँ को भी कहा गया है कि नदी में जब पहाड़ों से निकलती है तो यूथ होती है, जब मैदानों में आती है तो प्रौढ़ हो जाती है, जब सागर के पास जाती है तो जीर्ण हो जाती है, बुजुर्ग हो जाती है। और ये पठारी नदियाँ वैसे क्रम को फॉलो नहीं करती, कोई बहुत ज़्यादा स्पष्ट उनमें जीवन चक्र नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक चट्टान काटने की क्षमता उनमें होती नहीं, ठीक है। और हिमालयी नदियों में जो है उद्गम तो अलग होंगे, उद्गम तो अलग होंगे, वो हिमालय निकलेगा, ये पठार निकलेगी, ठीक है, सही है, वो भी अलग होंगे। और हिमालय की नदियों में गाद ज़्यादा होता है, गाद में सेडिमेंट। क्यों सेडिमेंट ज़्यादा होता है? क्योंकि वो मुलायम क्षेत्र से बहती है और तमाम उसके ऊपरी क्षेत्रों में वन का विदोहन हो गया है, तो अपने साथ बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेके आती है। आप बाढ़ में देखो, जो है अगस्त महीने में देखो आप, गंगा नदी, यमुना नदी में और कितना बाढ़ पानी में मटमैला हो जाता है। क्यों? एक तो पहाड़ी क्षेत्रों पे तमाम जो आपका विकास कार्य हो रहे हैं, आप कभी उत्तराखंड जाइए, उत्तराखंड में कुमायूं या गढ़वाल जाइए या पूर्वी हिमालय में जाइए, बहुत बड़े प्रदेश, हम गए थे टूर में, देखिए तो लोग नहीं गए थे ना, नहीं, यहाँ कोई टूर वाला कोई नहीं है। आप जाओगे देखोगे तो पहाड़ के पूरी पहाड़ी ऐसे है, और यहाँ बिल्कुल अंदर टनल बन गया है, टनल, वो भी टनल 4 लेन का, 2 लेन का, 2 लेन तो है, कुछ 2 लेन का है। और जो टनल बन रहा है तो क्या पहाड़ ये इसकी जब मफाली क्षेत्र नहीं होगी क्या? जब पेड़ काटे जाते हैं तब होता है, तो उससे नदियों में तमाम, अभी हम लोग गए थे टूर पे, जब हम ब्रह्मपुत्रा से घूम रहे थे, पूरा ब्रह्मपुत्रा, जब आप न्यू जलपाईगुड़ी आओगे दार्जिलिंग से, तो अधिकांश ब्रह्मपुत्रा किनारे जा पाते हो पूरा नीचे तक। तो ऐसा कहीं क्षेत्र नहीं था जहां ब्रह्मपुत्रा में लैंडस्लाइड टाइप का न हुआ। तो क्या हो रहा है वो? और वो चट्टान मुलायम, हिमालयी चट्टान मुलायम है तुलना में नदी पठार के, तो नदियों में सेडिमेंट को बढ़ाता है, ठीक है। और सेडिमेंट बढ़ाता है तो क्या होता है कि नदी जल में अवसाद होता है, पहाड़ी क्षेत्र में चूंकि कठोर चट्टान से नदी प्रवाहित होती है पठार में, तो पानी साफ होता है, उसमें सेडिमेंट बहुत कम होता है। इसलिए हिमालयी क्षेत्र की जो नदियाँ निकलती हैं वो ज़्यादा अपने तल को उथला कर देती हैं, फलस्वरूप बाढ़ की समस्या ज़्यादा होती है।
आप हमेशा देखते हो गंगा में बाढ़, यमुना में बाढ़, कोसी में बाढ़, ब्रह्मपुत्र में बाढ़, लेकिन कभी उस तरह की बाढ़ आप गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर एक रूट है, उसमें सेडिमेंट की जमा बहुत कम होता है, जिस क्षेत्र से बह रही है उसी क्षेत्र से बह रही है, और अपने मार्ग को परिवर्तन हिमालय नदियां करती हैं, ये नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक ठोस क्षेत्र से बह रही है, तो जिस रूट से जो नदी आने का प्रवाह है उसी रूट से बहेगी, और हिमालय नदियां मुलायम क्षेत्र से बह रही, कभी पानी का फ्लो ज्यादा आया उसने अपने रूट को डाइवर्ट कर दिया और तो बाढ़ आता है। तो तमाम जो हिमालयी और आपके प्रायद्वीपीय नदियों बेसिक अंतर है, कई अंतर आप लोगों ने सुन लिया, ठीक है। और प्रायद्वीपीय नदियों के किनारे आप देखते हैं हिमालयी नदियों जैसे मैदान भाग में नदियां हैं, उनकी तुलना में जनसंख्या का जमाव वहां कम पाया जाता है जितना जमाव आपका इधर पाया जाता है। तमाम अंतर है, बता दिया दिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला लिखिए। हिमालय की नदियां मात्र दो अपवाह तंत्रों, ब्रैकेट में लिख लो, सिंधु एवं गंगा सिंधु एवं तथा कर दिए, एवं इसमें डालिए, सिंधु तथा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ऐसे सिंधु एवं गंगा तथा ब्रह्मपुत्र, ये दो तंत्र का निर्माण करता है केवल। अब देखोगे हिमालय में अन्य नदियों के थ्रू हिमालय में गिरते हैं तो सागर में नहीं गिरती हैं। एक तमाम नदियों को लेकर सिंधु चले गए अरब सागर में, एक तमाम नदियों को लपेटते हुए गंगा चली गई बंगाल खाड़ी में। जबकि देखो, प्रायद्वीपीय भारत की अनेक नदियां सीधे सागर में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अनेक नदियां सीधे सागर में गिरती हैं। आप देखते हो तमाम नदियां जो स्रोत से निकलती हैं मिलती हुई चली जाती है ना। ये क्या कौन तंत्र है? सिंधु तंत्र है। और यहाँ से तमाम नदियां मिलती हुई आती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये एक अपवाह तंत्र और ये गंगा, दो ही अपवाह तंत्र की हिमालय नदियां रचना करती है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के दो ही अपवाह तंत्र निर्माण करते हैं, जबकि दक्षिण में आप देखते हैं कि तमाम नदियां स्वतंत्र होकर आपका गिरती हैं। कहाँ पे? गंगा इसमें अपने सागर महासागरों में, गोदावरी भी गिर जाएगी, कृष्णा भी गिर जाएगी, महानदी भी गिर जाएगी, ठीक है। सब नदियां अलग से गिरती हैं प्रायद्वीप पठार में। क्यों? इसलिए क्योंकि ये नदियां आपस में बहुत ज्यादा जुड़ नहीं पाती, और एक सहायक नदियों में भी अंतर है प्रायद्वीपीय और हिमालय की तुलना में। हिमालय नदियों में सहायक नदियां ज्यादा पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि मुलायम चट्टान है, मिलती कटती एड होती हुई चली गई। लेकिन पठारी क्षेत्र का चट्टान क्योंकि कठोर होता है, इसलिए बहुत नदियां नहीं जुड़ पाती। तो सहायक नदियां दक्षिण में कम है। दक्षिण जो पठारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी सहायक नदियां कम है तुलना में हिमालय नदियों। ये कारण यह है कि व्यापी क्षेत्र कठोर है, बहुत ज्यादा सहायक नदियां नहीं बन पाती, ठीक है। ये चीज है। और ये भी है कि हिमालय नदियां आपको डेल्टा का निर्माण करती है। अच्छा, पठारी नदियां भी डेल्टा का निर्माण करती हैं, प्रायद्वीपीय पठार के लिए कुछ नदमुख का भी निर्माण करती है, ठीक है। दो चीज होता है, एक डेल्टा, एक ज्वार नद मुख, दो होता है ना। ये पता है अंतर? नदियों की जब नदियां जहां गिरती हैं तो हिमालय नदियां क्या निर्माण करती हैं? डेल्टा। और लेकिन पठारी नदियां सब नहीं, कुछ पठारी नदियां, प्रायद्वीपीय पठारी नदियां ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। इसमें दो खास हैं, हाँ, नर्मदा और ताप्ती।
नर्मदा ताप्ती क्या बनाती है? ज्वार नदमुख एस्चुअरी। और बाकी नदियां ये जो आपका हमारी नदियां बनाती हैं डेल्टा। क्या होता है ज्वार नदमुख? देखो ज्वार नदमुख क्या होता है, ये होगी मालूम नदी। मैंने कहा कि हिमालयी नदियां अपने पूरे जीवन चक्र को फॉलो करती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां किसी स्पष्ट जीवन चक्र को फॉलो नहीं करती। तो यहाँ पे क्या ये कोई खाड़ी है और खाड़ी। अच्छा मैंने कुछ परसों कुछ कहा था, अभी मुझे याद आया, कुछ कहा था ना परसों, क्या कहा था? कोई बोल नहीं रहा है। राजधानी तो पूछना था। मैंने कहा था कि जो हिंद महासागर और अरब सागर और बंगाल खाड़ी का सिनेरियो है पूरा दक्षिण प्रायद्वीपीय, उसको देख के आना मानचित्र में, कहा था ना। अब ये कोई ना कहा कि मैं उस दिन नहीं थी, जो नहीं उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कहा था मैंने ना, लोग तो थी, क्यों ना था? एटलस देखे, कुछ समझ में आया? और कोई आप लोग एटलस देखे? आप लोग के सन के पास आप लोग चुके हैं, एटलस है आपके पास? इधर इसके पास एटलस है नहीं, तब कैसे देखेंगे? क्या जो कंपटीशन जो देना चाहता है एटलस जरूर रख लीजिए, चाहे ज्योग्राफी रहा हो या न रहा हो, जरूर रख लीजिए। मैंने कहा था कि मुझे बहुत कम लोग देख के आए हैं, वो तो मैं खबर लिखा भी याद आ गया कि मैंने कुछ कहा भी था एटलस देखने के लिए। उसमें 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री देखने मैंने कहा था। रट्टा मारना ठीक है, रट्टा मारना, मैंने कहा कि रट्टा मारना 2-3 दिन याद रहेगा, लेकिन मानचित्र देख याद करोगे ना वो जल्दी तक ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। इसे रट्टा मारने से बचिए, उसको देखिए। नहीं किसी का चेहरा देखने तो बहुत लंबे समय तक याद रहता है, नाम भूल जाता है ना। मैंने आपको देखा है नहीं, लेकिन नाम नहीं आता है, क्योंकि हमारे जो ये ऊपरी जो माला कहते हैं ना, ये बड़ा कीमती है। यही आपको स्टीम बना दे और यही आपको रोड पे घुमा देगी, ठीक है। तो इसको संतुलित यूज करिए। अगर तमाम एलिमेंट इसमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, मोबाइल इसमें सबसे आगे है, इसको डिस्टर्ब कर देंगे, तो ठीक है। तो एटलस से आप लोग जरूर देखिए। और एटलस में जो चीज़ मैंने ये भी आप लोग कोई अगर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे तो आपस में देखते थे। मैं था कि 3-4 लोग थे, एक चंदन थे, कई भी थे, तो सब 2-3 तो SDM हो गए, हम ही बचे रहे, इधर आ गए। तो लेकिन देखते रहे सब। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप लोग ग्रुप में पढ़ते हो, ग्रुप में हो या आप खाली समय हो, एटलस में कंपटीशन पैदा करें। आपका ज्योग्राफी का आधा क्वेश्चन यूपीएससी बता रहे हैं 40 से 50% मैथ बेस्ड होता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा और मैथ देखो तैयारी हो जाएगा। हमेशा मैं बता रहा हूँ, मैं ये फर्स्ट ईयर से लेके यहाँ राधा में विद्यार्थी राहुल भी है, वो भी पास हो चुका है, क्यों चिल्लाता ही रहता हूँ एटलस देखो, क्यों राधा इधर भी है राहुल, एटलस देखो, जिसका ज्योग्राफी नॉन ज्योग्राफी भी देखे एटलस, ज्योग्राफी वाले प्लस पॉइंट में आते हैं। ज्योग्राफी वाले एनवायरमेंट पार्ट होने से यूपीएससी यूपीपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्योग्राफी वाले प्लस पॉइंट आते हैं। एक ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस वाले दिक्कत, वो भी ठीक है, साइंस वाले भी ठीक है, लेकिन जो जिसका मेन पार्ट है उसके लिए मैं बात करता हूँ कि ज्योग्राफी का अगर है तो एटलस ये तो सब पे लिखा बन जाएगा। मोहम्मद रेखा में कितने देश है, कौन देश नहीं है, सब पे लिखा बन होगा। ऐसा नहीं अब भूगोल वाले भी अलग हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस भी अलग हो जाएगा, विज्ञान की पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों भी अलग हो जाएगा, सब है। तो आप लोग एटलस जरूर देखो, जिसके पास न हो जरूर खरीदिए। मोबाइल आज रिचार्ज खत्म तो शाम को अगले रिचार्ज हो जाता है ना, क्यों से नहीं कुछ भी। और एटलस आपको लंबे समय तक चलेगा, मोबाइल भी अगले कुछ समय के बाद रिचार्ज खत्म। तो पहले प्राथमिकता सेट करिए कि हमको जरूरत क्या है। और गार्जियन जाकर लड़ बन जाएगा, गार्जियन जब पैसा आपको देते हैं तब ले लीजिए, लेकिन पैसे का थोड़ा बितवे ही होइए, कंजूस नहीं, ठीक है, बितवे ही होइए। चलिए लिखिए, क्या लिखिए, ठीक। अरे हम एस्चुअरी बता रहे थे, देखो हाँ बता रहे थे लोग। एस्चुअरी जैसे क्या होता है, डेल्टा मतलब क्या होता है, जैसे जीर्णावस्था में नदी आ रही है, हिलते कांपते लोग, जान नहीं, जैसे बुजुर्ग चलते हैं, जैसे आप लोग चलते हो
अभी चलते दौड़ते यहाँ से उछल जाओगे, उछल निकल जाओ डाक के। अब बुजुर्ग क्या जाएंगे, अब ऐसे जाएंगे किनारे होके निकल के जाएंगे, यही ना चलते हैं। लेकिन आप क्या करोगे, खड़ा उछल के ले जाओगे। तो जब बुजुर्ग नदी आती है तो बीच में मान कोई भूमि है, जमाव है, यहाँ इनको काट नहीं सकती, सब किनारे से बह के निकल जाएगी। अब इसको भी किनारे से बह के निकल जाएगी, इसको भी किनारे से बह के निकल जाएगी, किनारे काटने की हिम्मत नहीं है। तो जो ये सब पार्ट बच जाते हैं, यही सब डेल्टा शेप, डेल्टा का शेप बनता है, जो आप पढ़े होंगे उस टाइप वजह से उस टाइप का शेप होता है कि नदी बीच के किनारे से निकल जाती है, काट नहीं पाती क्योंकि नदी में इतना फ्लो नहीं है, फोर्स नहीं है। ये तो हो गया डेल्टा अपने नदी में जीर्णावस्था बनाती है। ज्वार नदमुख भी नदी का जीर्णावस्था ही होता है, लेकिन वहां पर होता क्या है, नदी में एनर्जी बची रहती है। क्यों? क्योंकि पठारी क्षेत्र कहीं भी अगर हल्की ज्वार नदमुख वही निर्माण होता है जहां खाड़ी हो, ये भी है, जहां खाड़ी टाइप का हो। यहाँ नदी आई उछलते हुए और यहाँ गिरी, कहाँ गिरी, खंबा खड़े में, और यहाँ जो ज्वार भाटा आता है आया तो टकराक सब लेके चला गया। मतलब ज्वार नदमुख में नदी गिरती है, उछल गिरती है और डेल्टा में मिलती है, और है दोनों नदी की आखिरी अवस्था। डेल्टा में नदी में इतनी ताकत नहीं होता कि अपने सामने जो अवरोध उसको तोड़ दे, किनारे से निकल जाती है और वो डेल्टा बचा रह जाता है। लेकिन ज्वार नदमुख में नदी किसी घाट या किसी के गिरती समुद्र में, मिलती नहीं, गिरती है। और जब गिरती है और जब यहाँ खाली होता है तो यहाँ जो ज्वार भाटा आता है, जो रिवर्स होता है, तो इसके पूरे सेडिमेंट को लेकर चला जाता है सागर के पीछे। इसीलिए यहाँ पे गिरते थे सेडिमेंट के जमाव यहाँ पे नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ज्वार नदमुख सेडिमेंट को खींच ले आता है, तो फिर यहाँ सेडिमेंट गिरता रहता है, खींचता जाता है, गिरता रहता है। इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई आकृति नहीं बनती यहाँ पे, इसलिए इसको ज्वार नदमुख करते हैं। ठीक है, ज्वार से जुड़ा होता है इनका नदियों का मुख, से ज्वार नदमुख करते हैं। ठीक है, अब खींच ले जाती है, तब अंतर है। कुछ नदियां ज्वार नदमुख बनाती हैं, अधिकांश नदियां डेल्टा निर्माण करती हैं। ठीक है, ये चीज है। अब आओ आप देखो कि जब पढ़ोगे विश्व विशेष में, तमाम नदियां भी विश्व में बनाती हैं आपका ऊर्जा नदी। ठीक है, आगे लिखो। हिमालय से निकलने वाली नदियों को नहीं, हिमालय से निकलने वाली नदियां हेडिंग नहीं है, लिखिए हिमालय से निकलने वाली नदियां चार प्रकार के प्रतिरूप, चार प्रकार के प्रतिरूप पैटर्न होता है, और इसके बाद में लोगों को ड्रेनेज पैटर्न, चार प्रकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। और उसमें लिख लो 1 2 3 करके लिख लो, समझने के लिए एग्जाम में समझाना समझते हैं। पहला लिखना है पर्वतीय भागों में वृक्षाकार, पर्वतीय भागों में वृक्षाकार, पर्वतीय भागों में वृक्षाकार, कमा दूसरा चाहो तो लिख लो, दूसरा ऊपरी मैदान में समानांतर, ऊपरी मैदान समानांतर। तीसरा लिखो मध्यवर्ती मैदान में विसर्पण, मध्यवर्ती मैदान में विसर्पण। आखिरी निम्न मैदान में जाली नुमा, निम्न मैदान में जाली नुमा। चार है। अब कैसे समझेंगे इसको चारों में? पहले पर्वत पेड़ क्या होता है, पेड़ शाखा निकल गई, सब शाखाएं ऐसे तो बनते हैं पेड़, है ना, पता है यही ना। होता क्या है कि पर्वतीय भागों में तमाम छोटी मोटी नदियां मिलती रहती हैं,
पहाड़ों में निकलते निकल उसमें मिल गई, थोड़ा निकल इसमें मिल गई, थोड़ा निकल इसमें मिल गई। जैसा हिमालय में अलकनंदा की नदियाँ आगे पढ़ेंगे पंचगंगा वाला, उसमें क्या नदियाँ कहाँ थोड़ी थोड़ी मिलती चली जाती हैं। तो पहाड़ में इस तरह का स्वरूप आया था। वृक्षा की मुख्य नदी होती है, छोटी मोटी कहीं निकल गई मिट्टी चली जाती है पहाड़ में, और पहाड़ नीचे आते हैं थोड़ा सा ऊपरी मैदान में, तो समानांतर आती है क्यों, जो थोड़ा जल वो अपने साथ ले लेती है, तो उनका एक रूट प्रॉपर निश्चित रहता है। और फिर जब निम्न थोड़ा सा नीचे आती है, ऊपरी मैदान था मध्य मैदान में, तो विसर्प आ जाती है। विसर्पा का मतलब नदी बल खाते हुए चलती है। नदी में इतना फ्लो नहीं होता कि तोड़ दे तो कोई अवरोध से किनारे हो जाएगी, ऐसे फ्लो भी चलती है। जब निचले पार्ट में जाओगे जहाँ नदी समुद्र से मिलती है तो जाली नुमा आकार ले लेती है। कोई नदी आई कहाँ सागर से मिलते चली जाती है, कोई इधर साइड मिल गई, इधर साइड मिल गई, ऐसे मिलते काटते फिरते, और जो बीच का पार्ट होता है वही आपको क्या रहता है, डेल्टा रहता है। ऐसे नदियों का स्वरूप होता है, जीवन चक्र होता है। एक समांतर के हिमालय नदियों का भारत में, ठीक है। पहाड़ों में आपका वृक्षाकार बनाती है, ऊपरी में आपका बनाती है समांतर, और मध्य में आपको बनाती है विसर्पा, और आखिर में जाली नुमा। तमाम नदियों का चक्र, हिमालय नदियों का ये सब देखेंगे, ठीक है। एक दो अपवाह तंत्र के प्रकार लिखे, 2-3 में लिखूंगा। हेडिंग है अपवाह तंत्र के प्रकार, क्योंकि वही मैंने खत्म जो ज्ञान में हम फेस किए रहते हैं, जो लगता है ज्ञान में आएंगे। देखो पूर्ववर्ती अपवाह, पूर्ववर्ती अपवाह, पूर्ववर्ती अपवाह ड्रेनेज होता है। हिमालय के अधिकांश नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, तीस्ता, भागीरथी, काली, पूर्ववर्ती अपवाह के प्रकार हैं, तो पूर्ववर्ती अपवाह समझ गए हैं ना, कि ऐसी नदियों का उद्गम, ये जो नदियों का उद्गम हिमालय के पहले ही पहाड़, यानी ये नदियाँ बहुत प्राचीन है। हिमालय के उद्गम के पहले की सब नदियाँ हैं। हिमालय उठता रहा, नदी बहती रही, हिमालय उठता, नदी बहती रही, फलस्वरूप बहुत गहरे गार्ड्स का निर्माण किए हैं। अब सिंधु को देखोगे, सिंधु अब हिमालय में इस संख्या बहुत गहरे गार्ड्स का निर्माण किए हैं। और गंगा में जो भागीरथी नदी होती है वो भी हिमालय प्रांत से निकली है। गंगा नाम तो नीचे पाती है, गंगा नाम कहाँ पाती है, इधर बताइए श्रेया, कहाँ गंगा नदी नाम पाती है? क्या करती है गंगा नदी? क्या गंगा नदी के नाम से निकलती है हिमालय से, कि किसी अन्य नदी के नाम से निकलती है? रुक जाओ, बताओ। क्या भागीरथी? भागीरथी नाम होता है तो मास्क उतार उठा, कोई नहीं पड़ेगा कि मास्क के अंदर क्या बताओ क्या बता, और कोई बता दे क्या हरिद्वार में बताओ। अच्छा, इलाहाबाद के पहले हरदोई में क्या करते हो आप? ये इलाहाबाद में इस यहाँ बेलगाम में कौन नदी गई है? फिर जब गंगा में पाती है तो बेलगाम में कौन नदी गई है? छोटी गंगा।
तो कहीं ऐसा प्लेस है जहाँ गंगा नाम पाती हैं? प्रयागराज। और कोई? अनुप्रयाग बता तो है, ये भी बताया हुआ मैं। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी तो बहुत आगे से निकल के आती हैं। जब हम टूर पे गए थे, जब पीजी का अपने टूर पे, तो जब आप आते हो गंगोत्री, इसमें भूगोल विषय, ये नहीं करके बाकी लोग ऐसे जो भूगोल पढ़े हैं, भूगोल का मतलब आपका प्लेस का अध्ययन है, स्थान का अध्ययन है। आपको जाओ घूमो। हम लोग गए तो देखे, अभी पढ़ते थे गंगोत्री भागीरथी, गिलांगना, ये टिहरी डैम, तमाम तरह की पढ़ते थे। टूर पे गए तो देखे, तो भूगोल स्थान विशेष के का अध्ययन है, देख कर अध्ययन है। तो हम लोग गए, जब आप जाओ गंगोत्री तो कम से कम 20-25 किलोमीटर आप भागीरथी किनारे जाते हैं। भागीरथी नदी बिल्कुल बहुत पतली धारा के, बहुत पतली धारा में बहती हुई। और एक जगह तो आप जब जाओगे, मैं अपना इससे बताता हूँ भूगोल पाठ में, जब एक जगह आप जाओ गंगोत्री, तो एक बहुत बड़ा पुल है जो एशिया के सबसे ऊंचे पुलों में है, और उसके नीचे भागीरथी नदी बहुत सकरी में, और मुश्किल पुल की लंबाई 50 मीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन नदी उसके नीचे अगर देखोगे ना, तो अब आदमी कितना बड़ा दिखेगा, इतनी गहरी है भागीरथी खाई, भागीरथी नदी की। अब दो जोड़ के बनाया गया सड़क गंगोत्री जाने के लिए। गंगोत्री अब जाओगे तब ये सब पड़ता, भागीरथी पड़ती है। तो भागीरथी और अलकनंदा आके देवप्रयाग में मिलती हैं, तब उसको गंगा के नाम जाना जाता है। फिर उसके बाद इधर गंगा कहते हैं, यानी कि प्रयागराज गंगा कहेंगे, ठीक है। अब या बिलगाम कुछ दूसरा कहेंगे, ठीक है। ये है और बाद नदियों में मिलता जुलता है। अगला लिखो, अनुगामी अपवाद। अनुगामी सीक्वेंस, अनुगामी अपवाद, एक 3 लिखाएंगे केवल। लिखो, दक्षिण भारत का अपवाद तंत्र मुख्यतः, दक्षिण भारत का अपवाद तंत्र मुख्यतः अनुगामी अपवाद तंत्र का उदाहरण है। ये सब नदी, चाहे आपका गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ये सब ठीक है एक सिस्टम से बनती हैं। और कुछ नदियां ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम बहती हैं। कौन नदी है? गंगा, ताप्ती और कृष्णा भी है। जो घूमे वो ना बोल दो, कहा है। नर्मदा, ताप्ती 2 ऐसी नदियां जो विशुद्ध रूप से हंस घाटी बहती है रिफ्ट वैली में, ठीक है, जो पहाड़ों के बीच चलती है। और आपका शरावती नदी है, पेरियार नदी है, इसके जोग जलप्रपात शरावती, ये सब भी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। बाकी अधिकांश जो दक्षिण प्रांतीय का प्रवाह है वो पश्चिम से पूर्व है ना। नर्मदा, कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, जब तो यही तो अफवाह है, सब यही तो अफवाह है, निकल जाती है। कुछ ये 2 नदियाँ ऐसे हैं और कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। और ये सब बड़ी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये है। अगला लिखो, अरीय अपवाद, अरीय, रेडियल, अरीय लिख रहा हूँ, अरीय अपवाद, अरीय अपवाद। तो क्या किसी स्थान विशेष जैसे एक हो गया, एक प्लेस हो गया, यहीं पर निकल गई ऐसे ऐसे तीर की दिशा में, जैसे साइकिल में धुरी नहीं होती है उससे निकली होती तीर है ना, और एरो टाइप का, वही अपवाद। देखो, अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नदियां, अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियां, निकलने वाली अमरकंटक पठार से निकलने वाली
नर्मदा, सोन, अमरकंटक पठार से निकलने वाली नर्मदा, सोन तथा महानदी अरीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। अरीय मतलब एक ही स्थान नदियां निकल के अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। अमरकंटक पठार जो मध्य प्रदेश में है, आप देखोगे वहां से नर्मदा, इसमें लिखी नर्मदा, सोन, महानदी एक ही जगह निकल के अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। जब ये आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है या है, तो पूर्ववर्ती नहीं, हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं सब अधिकांश पूर्ववर्ती हैं। अनुगामी प्रायद्वीपीय पठार नदी और एक स्पेशल केस नदियां यहाँ पे कई बार पूछा चुका है कि अमरकंटक पठार से निम्नलिखित में कौन सी नदी नहीं निकलती, तीन जो निकलती चौथा को डाल देगा। नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी। ताप्ती नहीं निकलती, ताप्ती बैतूल के पठार निकलती है। तो अलग अलग जगहों पर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ज्ञान में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ठोक बजाक क्वेश्चन लाया जाता है। क्वेश्चन जीएस में यूपीएससी और यूपीपीएससी कुछ चीज़ों पीसीएस में छोड़ दिया जाए तो बहुत ऐसा स्टैंडर्ड नहीं बनाते भूगोल में कि आप लोग समान चीज न पढ़ो। लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ लोग बहुत पढ़ने चक्कर पड़ जाते हैं। वो यहाँ से बहुत पढ़े कहा करते, मैं कहता रहता हूँ कि 10 किताब के बाद पढ़ने से बेहतर कि किताब को 10 बार पढ़ो और सेलेक्ट नहीं होते तो बताओ। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं बचता कि हम रिवाइज कर पाए, और बिना रिवाइज किए अगर जाएंगे तो एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा, फिर तुक्का के सारे आप जाओगे। इसलिए सरल क्वेश्चन तो गलत हो ही ना। इसलिए मतलब एक किताब को 10 बार पढ़ने में तो सरल क्वेश्चन तो गलत हो ही ना। सरल क्वेश्चन गलत होगा तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर होंगे। एक गलत कठिन क्वेश्चन गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अरे यार किसी का तुक्का सही होगा तो मेरिट वही निर्धारित करते हैं। जो कहते हैं अरे यार एग्जाम में मेरा घबरा के 5-7 मेरे सरल क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप अपने पैर पे लड़ाई मारें और वो सरल क्वेश्चन किसी गलत होंगे नहीं। कठिन क्वेश्चन गलत हो जाए तो सबके गलत हो जाएंगे। कठिन क्वेश्चन कभी भी आखिर 10-5 क्वेश्चन किसी की कोई मतलब नहीं होते कि वो क्वेश्चन सही हो जाए तो मेरा ये सरल क्वेश्चन गलत ना हो। तो आप बता सा सिस्टमेटिक पढ़िए, हर चीज एक चीज पढ़िए। मैं कहता हूँ नौकरी पालन परीक्षा वाले के सब पढ़ जाइए और कहीं दाएं बाएं ऐसे मत देखिए सिवा करें कुछ छोड़ो और मत पढ़िए, सब परीक्षा वाले करते हो। चाहे उसका हिस्ट्री का हो, चाहे उसका ज्योग्राफी का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे यूपी का हो, उसका 7-8 किताब है। इतना मस्त इतना चाहे 300-400 इतने पेज में है, उतना पढ़िए। बैग में आप किसी बैग में आ जाएंगे और नौकरी न दिला दे तो कहना नहीं, लेकिन उसी को पढ़िए। ये नहीं कि थोड़ा इधर से पढ़ लिए, मार्केट पत्रिका ये थोड़ा उधर पढ़ लिए, 5 पेपर से दूसरे का हल कर लिए। पेपर से हल को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मटेरियल मत घुमाओ। अब भूगोल पे तो परीक्षा वाली पढ़ लिए, मैथ बनवाल पढ़ लिए, मन नहीं खाता। सिद्धार्थ पढ़ लिए, अभी मजाक किया है, लेकिन क्या आप रिवाइज कर पाओगे? रिवाइज नहीं कर पाओगे तो पढ़े क्या मतलब? तमाम शादी विवाह का आपको घर कार्ड आए, अगर रिवाइज याद ना हो कि किस दिन किस शादी में जाना है तो कार्ड क्या मतलब है? तो आपको ये याद रहना चाहिए, मतलब याद करोगे जब आप रिवाइज कर पाओ। और रिवाइज उतना चीज का भाई हमारी भी एक क्षमता है, रोबोट तो कोई है नहीं। एक बार खत्म स्कैन के खत्म का हम पढ़ते हैं भूलते भी हैं, और भूलना जरूरी है। जो व्यक्ति नहीं भूलेगा वो स्वाभाविक है, इसलिए भूलना बहुत जरूरी है। मैं मना करता हूँ, और जो भूल जाता है ये ना सोचे कि हम बहुत बेकार है भूल जाते हैं, वो सबसे बहुत कम सवाल को पागल हो वो दूसरे को पागल बनाएगा। ठीक है, इसलिए भूलना जरूरी है। लेकिन भूल जाए पढ़ो उसको, कोई चीज पढ़े एक बार 2 दिन भूल जाए तो 1 दिन पढ़े रिवाइज कर लो। अगला रिवाइज आपको 5 दिन खींच देगा, अगला रिवाइज 1 महीना खींच देगा, अगला रिवाइज 2 महीना खींच देगा, अगला रिवाइज 1 साल खींच देगा। एक पढ़ा हुआ मतलब एक चीज को 6 बार पढ़ लिए तो आपको सालों तक याद रहेगा। कॉन्सेप्ट है तो बदलते रहते हो गया, यही बचा था।
यही है हड़बड़ी में क्या ठीक है। चलो अच्छा देखो सिंधु नदी तट, सिंधु नदी तट देखो इसमें इस तंत्र की नदियां, इस तंत्र की नदियां पश्चिमी हिमालय से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं। कभी किसी ने भारत के भूगोल खुल्लर को पढ़ा है? ज्योग्राफी वाले भी पढ़े कहीं? खुल्लर की नहीं, जो 11th वाली 11-12 वाली कक्षा 11-12 जो खुल्लर की बुक आती है कि पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय के संरचना में बेसिक अंतर है। पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय, हमको संयोग है कि हम दोनों हिमालय में जा चुके हैं, इसलिए हम उसको प्रत्यक्ष किए हुए हैं। ठीक है, आप लोग भी मेहनत करो। हम लोग अपने पैर पे आए तभी गए, एक अपने पैर पे नहीं थे तब गए, विश्वविद्यालय का टूर। तो पूर्वी और पश्चिमी में जाएंगे तो आपको बेसिक अंतर देखेंगे कि पूर्वी हिमालय आपका ड्राई है, पश्चिमी हिमालय ड्राई है, शुष्क है, और पूर्वी हिमालय वेट नम। और पूर्वी हिमालय में जो हिम रेखा होती है वो ऊंचाई पे पाई जाती है, और पश्चिमी हिमालय पे नीचाई पाई जाती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा चुका है इंटरव्यू में कि ऐसा क्या कारण है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा नीचे पाई जाती है, क्यों? पश्चिमी हिमालय ऊंची पाई जाती है, पश्चिम नीची पाई जाती है, पश्चिमी हिमालय में नीची पाई जाती है और पूर्वी हिमालय ऊंची पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय में समुद्र निकटता है। अच्छा, पश्चिमी हिमालय हाँ हाँ, पूर्वी हिमालय में हिमरेखा नीचे पाई जाती है, नीचे पाई जाती है। अच्छा, उल्टा बता दिए फिर। हम तब यही पढ़े हैं कि पश्चिमी हिमालय हिमरेखा नीचे है और पूर्वी हिमालय ऊपर है। पश्चिमी, अब सुनिए थोड़ा जल्दी सुनिए, पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा नीचे और पूर्वी हिमालय हिमरेखा ऊपर है। कारण यह है कि पूर्वी हिमालय में महासागरीय पाट करीब है और यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा नदियां या वनस्पति वगैरह होने से यहाँ हिमरेखा ऊपर पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे हिमालय से समुद्र से बहुत दूर है और इधर का इलाका डेजर्ट भी है। आपका थार है, ये सब डेजर्ट है ना, ये सब फैक्टर करते हैं। ये सूखा होता है और नीचे होता है इसकी तुलना में। क्यों? ठंडा क्या होता है, डेजर्ट क्या होता है, जल्दी जल्दी ठंडा, जल्दी लेकर। और जब सूर्य इस समय कहाँ होगा, जब बिल्कुल सदर्न पार्ट में मकर रेखा के आसपास होगा ना। सूर्य मकर रेखा कब चमकता है? आगे दोनों लड़कियां देखो सरदार मन में आपने बताया था यार। नहीं, हम बताए, बताना और याद रखना दोनों अलग चीज है। 21 जून, इसमें सूर्य दक्षिण कर रहे हैं। बताएगा तो इसमें सूर्य कहाँ होगा कौशल? रुक जाओ, नहीं पता तुमको। हम बाहर भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। पीजी का स्टूडेंट होने के बाद भी सूर्य कहाँ है पता नहीं है। हम बाहर भी कर सकते हैं,
जब इतना चीज अगर पीजी का लड़के को हो तो कोई मतलब नहीं ज्योग्राफी पढ़ने का, नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड हो तो समझ जाता है। या कुछ जोड़ो जाओ तुरंत बोलो सर नहीं पता है, इसका मतलब कुछ नहीं आता। और कब जब हम लोग का पढ़ाया हुआ पुराना वो ये भी जब हम लोग की पढ़ाई स्टार्ट किए हैं 1-2 वर्ष के बाद हम लोग को मिले जो नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड हो, जानते हो बहुत जान रहे हैं नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड जान रहे हैं, लेकिन जिसका ज्योग्राफी बैकग्राउंड हो और ये जाने कि सूर्य मकर रेखा कब चमकता है और जोड़ो ये नहीं कॉन्फिडेंट नहीं पता है, अरे जोड़ो 3-4 डेट कुछ बोलो नहीं कुछ बोलो, इसका वो भी नहीं बोलो नहीं पता है, क्या पता है फिर तो क्यों इतना टाइम बर्बाद करते भाई, उतना तो घर से आ गए यहाँ पे 3 घंटा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लगभग चमकता है, तो सूर्य कहाँ मकर रेखा पे और किरण तिरछी पड़ेगी, इसलिए तो हम लोग आज कपड़ा लत्ता पहन के देखो बड़े बड़े जैकेट पहन के बैठे हैं। अभी 4 मिनट पहले क्या थी फाइन से चलाई तो बड़ा गर्म हो रहा है ना, आप ही लोग घबरा गया काम आवाज अभी सूरज अंदर फैन चल रहा है, गर्म लग रहा है, तो मौसम की बात। तो सूर्य बताए इग्नू ऑफिस इस समय नहीं खुलेगा, 12 से 1 बजे तक केवल 1 बजे तक, इसमें इग्नू नहीं खुलेगा, 1 बजे तक आएगा केवल मैक्सिमम, ठीक है। तो किरण तिरछी पड़ती है तो ये सब डेजर्ट का स्वभाव होता है, जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा होता है ना। राजस्थान में जाओ आप दिन में हाय रात में मौसम प्रेजेंट रहेगा, जब गया है राजस्थान में, क्यों उसका रेत का व्यवहार है, पानी धीरे धीरे ठंडा धीरे धीरे गर्म होता है, ये चीज होता है। इसलिए इधर क्या है पानी ज्यादा है तो इसके कारण इधर का हिमरेखा ऊपर का है, डेजर्ट ठंडा तमाम हिमालय का भी कोर क्षेत्र है ये, ठीक है, ये पूरा बर्फीला क्षेत्र है, इसके कारण यहाँ हिमरेखा नीचे पाई जाती है। जैसे आप देखो भूमध्य रेखा पे हिमरेखा ऊपर पाई जाती है और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर जाते हो हिमरेखा नीचे घटती चली जाती है और 60-70 के बाद पता चला कि कुछ जगहों पे सागर तल के बराबर हिमरेखा हो जाती है, 70-80 अच्छा है ना। क्यों बीच में पोल टाइप का बनता है, ऐसे ऐसे बनता है, ये भूमध्य रेखा हो गई। क्यों यहाँ पे ऊंचा पाया जाता है, क्योंकि सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है ना, लंबवत चमकता है तो गर्मी ज्यादा मिलता है, तो यहाँ तक बर्फ पिघल जाता है, इसके ऊपर टेम्परेचर माइनस से नीचे होता है तब कहीं बर्फबारी होती है। लेकिन जैसे आप उत्तर जाते हो दक्षिण जाते हो अब सूर्य किरण तिरछी पर पड़ती चली जाती है, तो फलस्वरूप सागर जो हिमरेखा है वो ऊंचाई घटती जाती है और ध्रुवों पर जाके सागर तक के बराबर रहती है इधर भी, है ना। तो मीनार टाइप का स्वरूप बनता है, पिरामिड टाइप का, बीच में उठा भूमध्य रेखा पे सूर्य किरण लगभग चमकती है, जैसे सब बढ़ते जाते हैं सूर्य किरण तिरछीपन होती जाती है, गर्मी कम मिलती है, परंतु हिमरेखा नीचे होती हुई ध्रुवों के आसपास आपका सागर तल के बराबर रहती है। सब फैक्टर का कारण सूर्य ही है। हम बैठे हैं, हम छोटे हैं बड़े हैं मोटे हैं नाटे हैं गोरे हैं काले, सब का फैक्टर घुमा फिरा के आप सूर्य पर जोड़ दोगे। फिर एक जीन फैक्टर अलग है जीन का, ठीक है। तो अगर सूर्य ना हो तो संभव ही नहीं, जीवन संभव नहीं। हम आप न पढ़े न लिखे न नौकरी में जद्दोजहद कोई करें, ठीक है, ये चीज है। लिखो क्या हो गया, क्या हो गया, कौन बोला, तो लिखो क्या लिखे, क्या लिखे, अब नदी लिखो सिंधु नदी, अब तंत्र हो गया ना, नदी लिखे सिंधु नदी लिखो, सिंधु नदी, सिंधु नदी लिखो। यह नदी तिब्बत में सांगपो इसी को कहते हैं, थोड़ा धैर्य रखो वो भी नदी आएगी। इसको ऐसे लिखो, सेंटेंस बनाने को लंबा पड़ जाएगा, उद्गम जे लंबाई जे सहायक जे, तो ऐसे कम शब्द में ज्यादा बातें आ जाएंगी, है ना। सेंटेंस बनाना तो आपको सेंटेंस बना लेंगे,
देखो उद्गम तिब्बत का मानसरोवर झील, अगला देखो पर्वतीय भाग में सहायक नदियां, दस देखो पर्वतीय भाग में सहायक नदियां, नीचे नीचे लिखते चलो। देखो ऐसा क्या हो गया, ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे लिखो, ठीक लिख रहा है। पर्वतीय भाग में सहायक नदियां लिखो, श्योक, श्योक, ये श्योक, श्योक, गिलगित, श्योक, गिलगित, जास्कर, जास्कर, शिगार, जास्कर, शिगार आदि, शिगार आदि, अरे आदि है ये वही बात हमको याद आ गई। ये थर्ड पढ़ा था जापान, टोक्यो या कोहामा सब लिखा था, मैंने कहा कामा, वो लिख दिया कामा, मैंने कहा वो नहीं कामा ये है, उसको लगा कि ये भी जापान में नगर ही होगा, वही बात हो गई। चलो मैदानी भाग में सहायक नदियां देखो, इसी में ये तो पहाड़ी में हो गई, ठीक है। मैदानी भाग में लिखो वही पांचों नदियां, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी। ब्रैकेट में लिख लो, ये सभी नदियां यानी पांचों नदियां सिंधु नदी की बाएं दिशा से मिलती हैं। बाएं दिशा से मिलती है। क्या हो गया राहुल प्रेमी, ठीक है। लिखो इसकी कुल लंबाई लगभग, इसकी कुल नदियों की लंबाई के चक्कर में न पड़ा करो, फिर किसी बुक में इतना, किसी बुक में उतना, ऑथेंटिक कभी ज्ञान में नहीं पूछा जाता, ठीक है। कभी इस बुक में दो चार किलोमीटर ऊपर आके पीछे हो जाता है, ठीक है, तो उसके चक्कर में पड़ा करो। इसकी कुल लंबाई 2897 किलोमीटर है, 2897 किलोमीटर है, जिसमें से मात्र 709 किलोमीटर ही, इसमें से मात्र 709 किलोमीटर ही भारत में प्रवाहित होती है, भारत में प्रवाहित होती है। 709 किलोमीटर क्या हो गया, अधिकांश इसका क्षेत्र पाकिस्तान में है, सिंधु नदी का। क्या सोच रहे थे, वही सोचे थे कि 709 बाकी कहाँ है, पाकिस्तान में है। क्या असमी के सामने आएंगे, सामने आएंगे, इतनी ही है, ठीक है, सिंधु नदी, ठीक है। अगर लिखो झेलम, झेलम नदी, इसका एक और नाम है, लिख लो, क्या नाम है इतिहास में? हाँ, क्या बात है कौशल, दिमाग सही टाइम काम कर रहे हैं। वितस्ता, 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 ये युद्ध हुआ था इतिहास में किसी के बीच में, अभी जिक्र क्या बहुत सही समय में काम में जिक्र कर रहे हैं।
4-5 दिन पहले क्लास में जिक्र किया तो क्या फिर सर्वोच्च रैंक पे आ गए हैं। कहता है इतिहास में हुआ था ना, लड़कियां बताएंगी, इससे मैं डाल देता लड़कियों को, उद्देश्य लड़कियां नेता ना ले, इसे लड़कियों को पूछते हैं भाई हमारा उद्देश्य समावेशी विकास है। लड़की बाप लड़कियां भी पढ़े में तो बैठिए क्या बैठे, हमसे पूछते ही नहीं। तो आप लोग खुद आप कोशिश करो, मेहनत करो, पढ़ो। तो पढ़ते हमेशा इसका नाम आता था, बताती नहीं लेकिन तो मोच खाती है, पढ़ती नहीं इसलिए नहीं पूछता हम। बताओ इतिहास में कब कहूँ मैं साइंस की हूँ, दशराज ना इस पे नहीं हुआ था। झेला में वितस्ता किसके हुआ था, इतिहास को नहीं मत पढ़ा है, गंदा बहुत नहीं हुआ था। भारत में क्या सिंधु, हाँ तो गूगल में देख लिए। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि इसके चक्कर मत पड़ो। मैं कहा कि जिसके चक्कर में ना पड़ो व्यक्ति उसी चक्कर पड़ता है। मैं बता रहा हूँ ना कि जो चीज मैं कहा कि तमाम जगह साक्ष्य में अंतर मिल जाएंगे, नदियों की लंबाई में इसमें, और उसके चक्कर मत पढ़ो, कहीं भी पढ़ लो। हम भी किताबें से पढ़ के नहीं पाते हैं, ऐसा बात नहीं कि हमको कोई अलग से नदी ज्ञान देती है। आंकड़े मैंने कहा कि परिश्रम हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। इसीलिए जो काम लायक चीजों उसके चक्कर में पढ़ो। लोग इस समय गैर जरूरी चीजों के चक्कर पड़ते हैं, लेकिन छेड़ता वही है जो गैर जरूरी चीजों के चक्कर पड़ता है ना। मैं कहा था हाँ वितस्ता, हाँ सिकंदर और तो अभी इतिहास नहीं पढ़े शायद। गुड 332 बीसी एसी एफआईडी बीसी केडी बीसी नहीं, हाँ बीसी, हाँ क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट वाले ईसा पूर्व की बात है। देखो लड़कियों को इसमें मैं कहता हूँ बोलो कम से कम, मन में 50 बात चलेगा, मन में सब पूरा ज्ञाता नहीं, मुंह पे बोलो। मैं आप बोलने की आदत डालो, सीखो, पढ़ो। वो लड़की नहीं आ रही है जो लंबी सी है, मेघारूपम तो सब शादी विवाह कर रहे हैं, समय भी है शादी विवाह का, खैर तो भी मौका कहाँ मिलेगा, बंद है हमको भी नहीं मिला है। बुलाओ कोई मन से बुलाए तो मन से बुलाओ, ना आए तो कहो अब कार दे दिए हमसे बुला लो तो क्या ला बड़े में कब लगा हम नए दुश्मन है क्या आएंगे। तो लिखो खेलम या वितस्ता नदी, लिखो यह नदी, यहाँ लोग बैठ में मोबाइल में पकड़ तो गूगल भी ट्राई करते हैं, बड़ी सब हो गया, फिर बड़ी सब हो गया, गूगल भी चलता है साथ में। लेकिन अब बता रहा हूँ ठीक अच्छी बात है, लेकिन गूगल का सदुपयोग कर क्लासे में होता है। मैं कहता हूँ घर पे भी करो, यहाँ जब लिखा रहे हो तो मोबाइल खाली होकर काम तो है नहीं, वहाँ गूगल पर चलाए, फेसबुक व्हाट्सअप डीपी सेल्फी स्टेटस लगेगा। नहीं सर, ये आपने पढ़ाया कहीं पढ़ रहे हैं आप मैंने कहा ना जो ये सब हो सके बस ये सब गूगल को यूज करो, मैं कहता हूँ इसके बाद स्मार्टफोन करो, लेकिन काम ऐसे करो। इसी न्यूज देखो, गूगल देखो, अब लोगों को देखने चक्कर में अच्छा किसी का मर्डर हुआ तो सुसाइड अभिनेत्री की क्यों की उसको पढ़ो, क्या मतलब भैया उसका सीरियल थी हमारी बहुत फेवरेट थी इसी के लिए बता रहे हैं ना। तब ये गैर जरूरी चीजें हैं, आप अपने को फोकस करो कि हमको क्या करना है। पूरे बहुत संसार में लड़कियां बहुत लड़के हैं, तो जिनका जो बनाया है वो वहीं जाएगा, जो लोग बेवजह जो परेशान होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, वो अलग अलग चीज है। जो बना है आप अपने ध्येय में चलो, नौकरी पा जाओ, लड़के लड़के में लड़की से विशेष करता हूँ, आप अपने पैर पकड़ जाओ, फिर देखो अपनी कीमत वैसे भी नारी जाति महान होती है, ऐसा मत कहो, बहुत अपने पैर भजन की कीमत और होना चाहिए। तमाम
जिसका शादी का हो गया हो घर जानता हो, अरे भाभी में 2 बात बोल के चले जाओ, ठीक है। तो मैं विषयांतर अब कम होना चाहता हूँ, आगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। यह नदी जम्मू कश्मीर में, यह नदी जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से निकलती है। वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। एक भारत की कुल लंबाई 400 किलोमीटर, यह भी वेरिएशन हो सकता है। भारत में कुल लंबाई नदी की 400 किलोमीटर। अगर देखो किशनगंगा प्रमुख सहायक नदी, किशनगंगा प्रोजेक्ट भी है, लंबाई 400 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है, वेरिएशन हो सकता है, लेकिन उसके चक्कर मत पड़ना। किशनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी। अगर देखो यह नदी वुलर झील से होकर प्रवाहित होती है, ये क्या बह चुका है। यह नदी वुलर झील से होकर प्रवाहित होती है। यह बह चुका है निम्नलिखित में से कौन सी नदी वुलर झील को क्रॉस करती है। यह बह चुका है झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, ऐसे क्या बह चुका है, ठीक है। अगर मैप में देखोगे आप लोग तो वुलर झील होती है नदी दिखेगी, लेकिन मैप में देखो तब जहमत उठाओ तब, ठीक है। कितने लोगों ने कुछ दिन बाद नहीं देखा, बताइए नहीं देखा। कल नहीं, परसों जब मैंने कहा था कि देख के आना, तो कल की बात है, परसों मैंने कहा था कल देखे नहीं देखे है ही नहीं, देखे थे इधर तो थी, आप लोग तो थे, देखे थे आप लोग नहीं देखे, है नहीं एटलस नहीं है तो ले लीजिए, कब लेंगे एटलस जिसके पास बहुत जल्दी सर्च लीजिए। और मैं कहता हूँ एटलस तब देखो जब आपको कुछ भी मूड न करे पढ़ने का, तब एटलस उस समय वो एटलस देखो, फिर आप एकाग्र हो जाओगे, ये लीजिए, ठीक है। अगर वो यह नदी नवगम्य है, नवगम्य मतलब श्रेया, नवगम्य मतलब रुक जाओ, अभी मोमोज खाएंगे तब इनका दिमाग चलेगा। नवगम्य मतलब नदियों के गमन योग्य, इसमें नौका विहार हो सके, नाव चल सके, पर्यटन वाले सिस्टम मिल जाता है, ठीक है। चलो अगर तो पाकिस्तान में यह नदी, पाकिस्तान में यह नदी चिनाब के दाहिने किनारे से मिलती है। पाकिस्तान में यह नदी चिनाब के दाहिने किनारे मिलती है। अगला देखो चिनाब में, देखो चिनाब लिखो, अगर देखो चिनाब नदी, चिनाब का पानी कहते हैं ना, कश्मीर का चिनाब का पानी बड़ा पवित्र माना जाता है, स्पेशली सौंदर्य के लिए। चिनाब के पानी में नहा चाहिए, नहीं कहते ना, ऐसे ना
हाँ तो जब सास बहू के सीरियल देखे तो सब मिले तब तो सुनोगे। पुराने से देखो चिनाब का पानी बिल्कुल पवित्र मतलब इसके लिए माना जाता है चिनाब का जल। समझो चिनाब यह नदी 12 लाचा लिख दो 12 लाचा दर्रे 12 लाचा दर्रे के निकट चंद्र एवं भागा चंद्र एवं भागा नामक नदियों के रूप में निकलती है। चंद्र एवं भागा नामक नदियों के रूप में निकलती है। अगला देखो रावी नदी उद्गम लिखो रोहतांग दर्रे के निकट रोहतांग दर्रे के निकट अगर इसमें पंजाब की 5 नदियों में यह ब्यास के पश्चात पंजाब की 5 नदियों में यह ब्यास नदी के पश्चात दूसरी सबसे छोटी नदी है, यानी सबसे छोटी नदी ब्यास। यह नदी भी पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। और इनको ब्यास नदी जो ये सब नदियां हैं इन सबों का प्राचीन नाम है देखना जो चिनाब का अश्विनी है, झेलम का विशेषता है, व्यास का विपाशा है, रावी का परुश्री है। ये सब ऐतिहासिक नदियां हैं जो आपका जब पढ़ते हो सिंधु घाटी सभ्यता आपका वैदिक कालीन सभ्यता में उन सभ्यता में सब नदियों के अपने नाम है। ठीक है, तो लिखो ब्यास नदी उद्गम लिखो रोहतांग दर्रे के निकट ब्यासकुंड रोहतांग दर्रे के निकट ब्यासकुंड। हिमाचल प्रदेश में यह नदी कुल्लू घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कुल्लू मनाली वाला कुल्लू घाटी से होकर प्रवाहित होती है। जब आप 3 इडियट मूवी में दिखाता है स्टार्टिंग जो नदी जाती जो वो एक्टर जाते हैं जो नदी दिखती है वो ब्यास नदी ही होती है। 3 इडियट मूवी में देखते हो स्टार्टिंग उसकी पहाड़ी सीन जो होता है जब कौन थे भाई एक्टर माधवन और वो एक और था तो वो आपका ब्यास नदी का ही क्षेत्र है। ठीक है, चलिए लिखिए
आगे जाकर यह नदी हरिके के निकट सतलज में मिल जाती है। हरिके बैराज आप सुने होंगे, हरिके के निकट सतलज नदी मिल जाती है। अगर लिखो सतलज नदी, दुर्गम लिखो तिब्बत स्थित राकस झील, तिब्बत स्थित राकस, पहले राक्षस लिखता है तो राक्षस न तो राकस है, ठीक है, झील। देखो इसमें स्वीति एवं का, स्वीति, स्वीति नहीं स्वीति, स्वीति का, स्वीति, स्वीति, स्वीति एवं का इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला लिखो मारवाड़ा के निकट, मारवाड़ा, मारवाड़ा के निकट, ये है मारवाड़ा निकट, इस नदी पर हाथा नांगल बांध स्थित है। हाखड़ा नांगल बांध स्थित है। अगर को हाखड़ा नांगल बांध के पीछे स्थित जलाशय को, हाँ तो कोई लड़की पढ़ रही है, आप लोग भी पढ़ो। ऐसा कोई ना सोचे कि हम जो पूछ के उनको हतोत्साहित करते हैं, समझ, हमारा काम है पूछना, आपको काम है बताना, नहीं बता तो क्या नहीं कल बताएंगे, ठीक है। वैसा नहीं कि किसी का जवाब सबको सबके पास आता है, ठीक है। तो पढ़िए, कल बताएंगे, कल पढ़ेंगे, आज नहीं आता कल आएगा, ठीक है। एक वाकया ऐसे यूपीएससी इंटरव्यू का है। एक लोग गए थे, वो हमारे टच में नहीं थे, हमारे एक मित्र थे, उनके सीनियर, उनके टच में, मित्र मतलब भाई, मित्र के भाई, क्वेश्चन से तमाम पूछे इंटरव्यू बोर्ड में, उनको किसी क्वेश्चन का जवाब उनको नहीं है। आईएएस में ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू ही सब कुछ होता है भाई। जो आपका दमखम दिखाना था रिटर्न दिखा चुके हो, अब वो आपको देखते हैं कि प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है, कोई क्वेश्चन जवाब कैसे देते हैं और प्रेशर को झेल पाते हैं कि नहीं झेल पाते, ऐसे क्वेश्चन आपको रखते हैं। तमाम उसे क्वेश्चन पूछे बोर्ड ने, क्वेश्चन कोई जवाब जब बता नहीं पाए, सॉरी सर करते रहे। उन्होंने कहा बताइए आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आप तो किसी को किसी जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर मैंने पढ़ा तो बहुत था, लेकिन अब आपके प्रश्नों का मैं जवाब, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। उन्होंने बोर्ड ने कहा कि बोर्ड या मेंबर या चेयरमैन रहे हूँ, कहा कि अच्छा आप कोई ऐसा आप बताएं कि मुझसे ये पूछिए, क्या आपसे पूछिए, जो आप बताओ हम वही पूछें। तो उन्होंने जवाब बड़ा शानदार दिया कि नहीं सर, हम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देंगे, यदि मैं कहूँ कि ये मैं पढ़ के आया हूँ, अगर आप उससे पूछें और मैं उसमें भी जवाब न दे पाऊंगा तो मुझे बहुत अपने पे अपराध बोध होगा, बहुत गिल्ट फील करूंगा, गिल्ट महसूस करूंगा। तो आप जैसा आपको लगता हो आप मुझे मार्क्स दें, मैं ऐसा कोई प्रश्न अपने से नहीं करूँगा। आप लोगों ने पूछा, हम जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई प्रश्न आपको नहीं दूंगा कि आप उससे पूछें। मैं कोई टॉपिक दे दूँ, आप भी कोई ऐसा भाई सामान्य है कोई टॉपिक दे, हम उसी से उलझा पूछ लें, तो होगा कि भाई वो क्वेश्चन नहीं दे पाए, हमने अपने दिया वो भी नहीं बता पाया, और उस बंदे को इंटरव्यू में मैक्सिमम नंबर मिले।
उस समय 300 हुआ करता था, उसको 241 कर देना था। वहां पर कॉन्फिडेंस को चेक करना है। मतलब उतने नेगेटिव सॉरी के बाद भी व्यक्ति निराश नहीं हुआ। व्यक्ति में इच्छाएं बची, शायद कोई जवाब दे दे, शायद कोई जवाब भी नहीं आता। गलत देने से बेहतर है कि वहाँ सॉरी। तो आखिरी में भी जब नहीं हुआ तब भी बंदा निराश नहीं हुआ। व्यक्ति वहां बता रहा है आपको प्रेशर यूपीएससी का, हम लोग देखे हैं। बैठा जब हम देखे आए यूपीएससी का, मतलब आईएएस यूपीएससी देखे आए, तो व्यक्ति बाहर बैठा था, ऐसे हाथ से छिड़का तो पूरे हाथ से पानी, इतना प्रेशर होता है। और जब बैठा देते वहां पे आके ना कि अंदर चल रहा है, आप ऐसे बैठे रहो, अब खड़े वक्त अब जाना है। और इस दौरान जो प्रेशर आप फील करते हो, पैरामीटर नहीं माप पाएगा आपका, इतना प्रेशर व्यक्ति बैठा रहता है। अब पता नहीं कि मैं क्या बोलता हूँ। उस समय का प्रेशर, कहीं कोई आके कह दे आप बैठे रहिए, अब इसको आएगा आपसे पूछेंगे तो आप प्रेशर में जाओ, क्या पूछेंगे पता नहीं, कुछ होता ना है तो बता नहीं पाते। कोई भी एक स्वाभाविक चीज है। लेकिन उस तमाम न जवाब देने के बावजूद भी वो व्यक्ति पेशेंस बनाए रखा। उस पेशेंस के कदर करके तो उन्होंने नंबर दिया। कि हो सकता है कि एज ए आईएएस ऑफिसर तमाम ऐसी उसके सामने समस्याएं आए, लेकिन फिर भी ये घबरा नहीं रहा है, उसको टैकल करने का पेशेंस से। वो तो यही सब सोच के नंबर दिया होंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने लगातार धुआंधार जवाब दिया, पूछा क्या बोला क्या नहीं आके बताते थे, बहुत शानदार इंटरव्यू था। एक भी चीज का ऐसा नहीं जो मैंने जवाब न दे पाया। नंबर तो 10 300 में। फिर बाद मेरा निशाना बेकार था, जातिवाद किया, क्षेत्रवाद किया, साउथ था, नॉर्थ था, इंग्लिश था, हिंदी था। क्योंकि जो बोलना चाहते हैं, हमेशा बोर्ड चाहता है कि आप इंटरव्यू बोर्ड में वो बोर्ड चाहता है कि आप पेरीफेरी में सीधे सेंटर में आओ। अब आप घुमाए फिर जा रहे हो। बोर्ड तो हमको पता है कि बोर्ड करना के 35 आप दागेगा, लेकिन आप घुमाए कहाँ जा रहे हो, जो पूछा वो नहीं बता रहे हो। तब बोर्ड परेशान, तब बाद में बता दोगे लेकिन समझ जाएगा ये आईएएस हो भी जाएगा, झेल नहीं पाएगा। तब अभी थोड़ा इसको समझने दो, 1-2 बार आने दो उसको, लौट के आएगा। जब वो सीधे कोर्ट पे आ जाएगा तब वो सिलेक्ट होगा। तो ये चीज तमाम व्यक्ति आप लोग दीजिए इंटरव्यू, भगवान करे आप लोग सिलेक्ट हो। पहले भी हम लोग तो बहुत बार यूपीएससी लौटाया जाओगे, ये चीज है। तो आप लोग ना लौटे, लेकिन लौटता है व्यक्ति तभी सीखता है। ठीक है, क्या खड़ा हम लोग को, इसके पीछे गोविंद सागर जलाशय है, हो गया। अब गंगा नदी की बात है। और थोड़ा आपको दिखाया जाए, थोड़ा आपको पढ़िए भी अपने से भी है? और सभी जवाब देंगे। वो दिन जल्दी आए, हम भी चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्या गाना गाने लगे?